बात आज की 6 सबसे बड़ी सियासी खबरों की। पहली खबर, पीएम मोदी आज 1 लाख करोड़ रुपए की 112 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दूसरी अहम खबर आज की, आज शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर, एनडीए का सीट बंटवारे पर मंथन होगा। महायुति और बीजेडी के साथ सीट बंटवारे पर फंसे पेच को हल करने की कोशिश होगी। और बात विपक्षी खेमे की करें तो चौथी खबर है, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्याय यात्रा को ब्रेक दिया गया है। और पांचवी बड़ी खबर है आज हरियाणा से, हरियाणा के बाद पंजाब से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार कैंपेन लॉन्च करेगी। केजरीवाल और मान इसकी लॉन्चिंग करेंगे। छठी खबर, बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान में संशोधन वाले बयान पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने इस मौके को लपका और हेगड़े के बयान को बीजेपी का एजेंडा बता दिया है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा करेंगे। पीएम 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन करने के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की देश भर की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार देश भर में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिलने वाली है। इसमें कुल 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीएम मोदी इसके साथ देश की कई दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। उनमें दिल्ली में नागलोई नजफगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका खंड तक 9.6 किलोमीटर लंबी 6 लेन की शहरी विस्तार, उत्तर प्रदेश में लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज, आंध्र प्रदेश में NH 16 के आनंदपुरम पेंडुर्थी अनकापल्ली खंड, हिमाचल प्रदेश में NH 21 के कीरतपुर से नेरचोक खंड, कर्नाटक में डोबा सपेट हेसकोटे खंड के 2 पैकेज सहित कई राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की 42 दूसरी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी देश के कई राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 748A के बेलगांव हुंगुड रायचूर खंड के 6 पैकेज, हरियाणा में 4900 करोड़ रुपए की लागत वाले शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3800 करोड़ रुपए के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज शामिल हैं। पीएमओ से जारी बयान में कहा गया है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच में ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है और बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेसवे देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे है, जिसके आज उद्घाटन करने के बाद ही दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जो रोजाना जाम लगता था, इससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर हर रोज ये लंबा ट्रैफिक जाम और रेंगती हुई गाड़ियां लोगों के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन जल्द ही उन्हें इससे छुटकारा मिलने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर हमारी यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस 29 किलोमीटर के स्ट्रेच को पार करने में कितना समय लगता है, उसके लिए हमने अपना स्टॉप वॉच सेट कर लिया है। आपके सामने हम इसको ऑन करेंगे और हमारी गाड़ी यहाँ से चलनी शुरू होगी। पैदल चलने वाले लोग हो या फिर साइकिल पर हो, उनको अगर द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना है तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल द्वारका एक्सप्रेसवे पर रखा गया है। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये स्काई वॉक देख रहे हैं, जिस पर रैंप लगाया गया है और रैंप के साथ साथ इसमें एस्केलेटर की सुविधा भी दी गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर महिपालपुर में शिव मूर्ति के पास द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और 29 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं खेरकी दौला टोल प्लाजा पर, जहां पर आता है ये 0 पॉइंट। इस 29 किलोमीटर के सफर को तय करने में हमें लगभग आधे घंटे का वक्त लगा, क्योंकि हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे और नमो ड्रोन दीदियों को 1000 ड्रोन सौंपेंगे।
पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित मुख्य कार्यक्रम कृषि ड्रोन प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इसके साथ ही देश भर के 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में शामिल होंगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2,000 करोड़ रुपए का सहायता कोष भी वितरित करेंगे। साथ ही लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दूसरी बैठक होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन होगा और साथ ही जो 150 उम्मीदवार हैं जिनकी दूसरी लिस्ट की बात कही जा रही बहुत जल्द जारी हो सकती है, इस पर आज मुहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर मंथन में जुटी है। उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर विपक्षी पार्टियों से आगे चल रही बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर बैठक करेगी। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम होने वाली बैठक में दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अगर आज दूसरी लिस्ट के 150 नामों पर मोहर लगती है तो पहली लिस्ट के 195 नामों को मिलाकर 345 चेहरे तय हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ही नाम बच जाएंगे जिनका ऐलान करना बाकी रह जाएगा। हालांकि अभी महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत उन राज्यों के नामों पर फैसला होना बाकी है जहां बीजेपी को एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ तालमेल कर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। इस बीच महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की अमित शाह से देर शाम मुलाकात होगी, जिसमें फाइनल फैसला हो सकता है। और ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक हो सकती है। ओडिशा बीजेपी के नेताओं की आज दोपहर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और बीजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर संभावनाओं पर मंथनों का दौर जारी है। बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर आज ओडिशा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामंत दिल्ली पहुंच रहे हैं और ओडिशा के चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर दिल्ली में हैं। इन दोनों नेताओं की आज दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खबर है इस बैठक में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं से बातचीत करके ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन पर फाइनल फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले बीजेडी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी लोकसभा की कुल 21 सीटों में से 13 या 14 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि विधानसभा में 147 सीटों में से 95 से 100 सीटों पर बीजेडी लड़ सकती है। ओडिशा में दोनों पार्टियां सभी संभावनाओं पर विचार कर रही हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर लगातार बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ चर्चा जारी है और इन सब के बीच एनडीए पर जो सीट शेयरिंग है और जो उम्मीदवार है इसको लेकर चिराग पासवान की तरफ से क्या कहा गया और इसके अलावा एनडीए से नाराजगी के सवाल पर क्या बोले चिराग पासवान, ये भी आप देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच विकसित बिहार बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से 2 दिन पहले ही बात कर चुके हैं। चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहे हैं। एक रैली के दौरान चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वो बेहतर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर पार्टी हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके साथ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहारी फर्स्ट दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। रैली के बाद जब मीडिया ने चिराग से एनडीए से नाराजगी पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। एनडीए गठबंधन में आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरफ। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। मीडिया के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वो बहुत जल्द गठबंधन और सीट शेयरिंग और सीटों की संख्या लेकर साझा करेंगे। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है।
तेजस्वी यादव के ऑफर देने के सवाल पर चिराग ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन पहले तेजस्वी ने कहा था कि जिनको आना होगा वही बताएंगे। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। बहुत जल्द तय हो जाएगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन के पाले में जाएंगे। और वहीं कांग्रेस की भी दूसरी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पहले लिस्ट को कांग्रेस की तरफ से जारी किया जा चुका है और आज अब दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन होगा। पहले लिस्ट में कुल मिलाकर 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, इसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने वाले राहुल गांधी दूसरी बैठक के लिए न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। आज होने वाली बैठक में पार्टी की दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों की स्क्रीनिंग होगी। माना जा रहा है कि आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर भी मोहर लग सकती है। इसमें कुछ बड़े नामों पर भी फाइनल फैसला हो सकता है। 8 मार्च को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी, जिसमें से केरल के वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के साथ 39 नामों पर मोहर लगी थी। इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने केरल से अपने 14 मौजूदा लोकसभा सदस्यों को फिर से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी को अभी बिहार को लेकर भी माथापच्ची करना है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है और बहुत जल्द ही इस पर आखिरी फैसला हो सकता है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आज देर शाम अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और महायुति के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के खेमे में 13 सांसद हैं। वो इतनी ही सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी 6 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी विनेबिलिटी का हवाला देते हुए 34 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस से गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि पता नहीं बीजेपी का ममता पर क्या दबाव है, कांग्रेस आखिरी वक्त तक उनसे बात करने के लिए तैयार। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर तृणमूल ने गठबंधन के द्वार बंद कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। टीएमसी ने आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया है। बीजेपी से टीएमसी में वापस आए अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया गया। उसके बाद वो टीएमसी का मंच छोड़कर चले गए। वहीं संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। टीएमसी ने 10 एससी, 3 एसटी और 2 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया। 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। 11 नए चेहरों को दिया मौका। 16 मौजूदा सांसदों को दिया टिकट। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी बंगाली एंटी पार्टी है। कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। और वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद आज पहली बार दोनों दलों के बीच में बैठक होने वाली है, जिसमें आगे चुनाव की रणनीति क्या होगी और साथ ही साथ कैसे साझा रैलियों को किया जाएगा, इस पर फैसला होगा।
बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पार्टी ने 80 कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी। सीट शेयरिंग के बाद आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों पार्टियां चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दोनों पार्टियों के नेताओं की पहली बैठक होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने पर चर्चा होगी। चुनावी प्रचार को धार देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर दोनों दल के नेता मंथन करेंगे। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की कहां-कहां साझा रैली होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस बैठक में हर लोकसभा सीट के लिए समन्वय समिति बनाने पर विचार किया जाएगा। सीट शेयरिंग के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बापटला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अडांकी में आयोजित इस जनसभा में जगनमोहन रेड्डी ने अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा की सभी 175 सीटें और लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। राज्य में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच हुए गठबंधन के बाद जगनमोहन रेड्डी की ये पहली विशाल जनसभा थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जगनमोहन रेड्डी की इस जनसभा का नाम सिद्धम जनसभा रखा गया था। सिद्धम यानी तैयार, यानी वाईएसआरसीपी चुनाव में सभी पार्टियों का सामना करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने हैं। और वही हरियाणा की खट्टर सरकार में शामिल जेजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 2 सीटों की मांग रखी गई है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि इसको लेकर लगातार बीजेपी के साथ बातचीत जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों के सहयोगी दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। हरियाणा सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में 2 सीटों पर दावा किया है। दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर दावा किया है। दुष्यंत ने ये भी कहा कि वो 10 लोकसभा सीट पर भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी करे। 2 हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि एनडीए का विस्तार हो रहा है और उसका कुनबा बढ़ रहा है। तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा के बाद आज पंजाब में लोकसभा चुनाव के कैंपेन को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए मोहाली में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब के लिए चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे। दोपहर 12 बजे ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। आपने पंजाब में अभी लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आप और कांग्रेस कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में दोनों दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले रविवार को केजरीवाल और मान ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पार्टी प्रचार अभियान का आगाज किया, जहां उन्होंने बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा इब के इंडिया को जिताना का नारा दिया। और कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने इसे अनंत हेगड़े का निजी बयान बताया है। कर्नाटक से लोकसभा के 6 बार सांसद अनंत हेगड़े ने एक चुनावी सभा में कहा कि अगर संविधान में संशोधन करना है और कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर, विशेष रूप से ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है। यदि ये सब बदलना है तो ये मौजूदा बहुमत के साथ संभव नहीं है। इस बयान पर विपक्ष पार्टियों की ओर से सवाल उठाए जाने लगे। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया के जरिए अनंत हेगड़े के बयान को उनका निजी बयान बताया। बड़ी स्पष्टता से हम ये कहना चाहेंगे वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और पार्टी ने इस बयान का संज्ञान लेकर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है।
हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चंडीगढ़ से उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच चुके कांग्रेस के अयोग्य ठहराए जा चुके 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने एक संयुक्त अपील सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जारी की है। इस अपील में बागियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि वर्तमान स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री एक तरफ उनसे समझौते के लिए संपर्क कर रहे हैं और दूसरी तरफ काले सांप और चरवाहे जैसे बयान जारी कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है और जब हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है उनका व्यवहार नहीं है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए 6 सदस्यीय समन्वय समिति का ऐलान किया, जिसमें सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। एसबीआई ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाते हुए एसबीआई को 6 मार्च तक बॉन्ड को अब तक की जानकारी देने का आदेश दिया था। एसबीआई ने इसके लिए ही और वक्त मांगा है। बैंक ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें बॉन्ड का डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए। एडीआर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अदालत के आदेश की अवमानना की याचिका भी दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका पर एसबीआई को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, इनकी कीमत क्या है और ये किसे दिए गए, इस बारे में पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग से साझा की जाए। और आइए आप देखते हैं लोकल टू ग्लोब। आज सुबह 10 बजे सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नमो ड्रोन दीदियों की कृषि ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे। पीएम नमो ड्रोन दीदियों को सौंपेंगे 1000 ड्रोन। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। हरियाणा के गुरुग्राम में पीएम मोदी 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें 150 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के चलते न्याय यात्रा को एक दिन का ब्रेक दिया गया है। 39 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति की खबर। आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सीईसी राजीव कुमार की बैठक। पर्यवेक्षक रहेंगे मौजूद। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 15 मार्च की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक में रहेंगे मौजूद। 2 दिन पहले अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से दिया था इस्तीफा। देश में जल्द होने हैं लोकसभा चुनाव। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी गठबंधन पर दिल्ली में हो सकती है बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा हो सकते शामिल। पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों का ऐलान। डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी टीएमसी उम्मीदवार। यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टीएमसी ने बनाया उम्मीदवार। बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट कटा। टीएमसी ने हाजी नूरुल इस्लाम को दिया टिकट। यूसुफ पठान को टीएमसी उम्मीदवार बनाने पर बोले अधीर रंजन टीएमसी को यूसुफ पठान को राज्यसभा भेजना चाहिए था। अधीर रंजन ने कहा टीएमसी ने बीजेपी की मदद के लिए यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया है। ममता को डर है इंडिया रहा तो पीएम नाखुश हो जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई के आवेदन पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आज पंजाब के मोहाली से चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर बने किलियन मर्फी। ओपनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नॉलन को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला।
ओपनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर बने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। पुअर थिंग्स को 3 कैटेगरीज में ऑस्कर मिला। गाजा में हमास स्नाइपर ने इजरायली सैनिक को मारी गोली। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके ने इजरायली सैनिक को निशाना बनाया। न्यूजीलैंड की डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स अहमदाबाद पहुंचे। यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट की रूसी ठिकानों पर स्ट्राइक। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमले से रूसी रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। साइप्रस बंदरगाह पर गाजा के लिए राहत सामग्री पहुंचने वाला जहाज हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। जहाज पर 200 टन खाद्य सामग्री लदी हुई है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर एक बार फिर से प्रोटेस्ट। गाजा के बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गाजा युद्ध का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। युद्ध की वजह से गाजा में तबाह हो गई सैकड़ों मस्जिदें। रमजान शुरू होने से पहले खुले मैदान में नमाज अता करते नजर आ रहे हैं लोग। पाकिस्तान में जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई दी। कहा चीन पाकिस्तान दो अच्छे भाई। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर विवाद। कहा कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान संशोधन पर अनंत हेगड़े के बयान को बीजेपी ने उनका निजी बयान बताया। कहा हेगड़े से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अनंत हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने कहा बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने नरेंद्र मोदी और संघ के मंसूबों को उजागर किया। अनंत हेगड़े के बयान पर बीजेपी को घेरते हुए आरजेडी ने कहा दलित पिछड़े आदिवासियों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। हिमाचल के 6 बागी विधायकों पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल में सरकार और पार्टी में समन्वय के लिए समिति का गठन किया गया। समिति में सुक्खू, प्रतिभा सिंह समेत 6 लोग शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया। विधायकों से फैसले को चुनौती दी गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सीएम सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाया। कहा वर्तमान हालात के लिए सीएम सुक्खू जिम्मेदार है। हरियाणा में एनडीए सहयोगी जेजेपी ने बीजेपी से मांगी है 2 लोकसभा सीटें। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट मांगी गई है। सिरसा में जेजेपी की बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। हरियाणा में बीजेपी को झटका। हिसार से बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह। खबर है कि बीजेपी हिसार से विजेंद्र सिंह का टिकट काट सकती थी। टिकट का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। आज यूपी एमएलसी चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के 7 उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। 10 सीटों के लिए होंगे एमएलसी के चुनाव। यूपी में 21 मार्च को होंगे एमएलसी चुनाव। आज समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल करेंगे। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम भजनलाल के साथ उनकी कैबिनेट के 133 सदस्य मौजूद रहेंगे। दर्शक कुंड भी जाएंगे। मुंबई में उद्धव ठाकरे की जनसभा। लोकसभा चुनाव में जनता से मांगा साथ। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। विधायक रविंद्र वायकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। विधायक रविंद्र वायकर को उद्धव का करीबी माना जाता है। रविंद्र वायकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। विधायक रविंद्र वायकर के शिंदे के गुट में शामिल होने से भड़के उद्धव गुट के नेता। सड़कों पर लगे रविंद्र वायकर बैनर को फाड़ा गया। इजरायल के तेल अवीव में हिंसक विरोध प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार को तुरंत हटाने की मांग को लेकर बवाल। रूस यूक्रेन युद्ध का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। यूक्रेन की बमबारी में रूसी डिफेंस सिस्टम ने रोका। तो कुपियांस्क अवदीव्का और डोनेट्स्क में आमने सामने की जंग। रूस का दावा यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फिर हुआ फेल। रूसी एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर स्ट्राइक ग्रुप की स्ट्राइक की। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यूक्रेन की सैन्य छावनी पर रूस की एमएलआरएस ब्रिगेड की बारूदी बौछार। स्लावडो रोड के पास यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक गोलीबारी। रूस की रॉकेट फोर्स ने ग्रैड से बैक टू बैक रॉकेट दागे। ग्रैड सिस्टम की बारूदी बौछार ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को धुआं किया। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक अटैक। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल को 52 रॉकेट दागे। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी फोर्स की भीषण बमबारी। वोलेदार में यूक्रेन की सैन्य छावनी पर फैब 500 बम दागे। अवदीव्का में रूस के सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला। यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने एमएलआरएस से बारूदी बौछार दी। किसानों ने जर्मनी पोलैंड बॉर्डर पर किया बड़ा प्रदर्शन। यूरोपीय संघ के ग्रीन डील और यूक्रेनी आयात के खिलाफ प्रदर्शन। ग्वालियर एयरपोर्ट का सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औचक निरीक्षण किया। आज महाराष्ट्र में पहलवान चंद्रहार पाटिल यूबीटी शिवसेना में होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय कमेटी की चुनाव होगा। बीजेपी में गए 2 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में की वापसी। राजस्थान कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ने पर बोले गहलोत पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को कांग्रेस ने पहचान दी है। मुश्किल समय में पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सुभाषपा की महिला नेता नंदनी राजभर की चाकू से कूदकर हत्या। इलाके में भारी तनाव।
नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की गई। हत्या के लिए जमीनी विवाद को वजह माना जा रहा है। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा, हर दल उनकी पार्टी को अपने खेमे में रखना चाहता है। हाजीपुर की रैली में चिराग पासवान ने संकेत दिए कि वो बेहतर पेशकश का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में तमलाई फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, कई विकास परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने रायपुर में स्मार्ट रीडिंग जोन और तक्षशिला लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व एमएलसी शहनाज गनई बीजेपी में शामिल हुई। आज जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे पेट्रोल पंप संचालक। राजस्थान में लंबे वक्त से वैट में कटौती नहीं हुई है। डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी न होने पर पेट्रोल पंप संचालक काफी नाराज हैं। आज मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा चरण मई में पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई में लोगों को ट्रैफिक से मिलेगी राहत। कल है गैंगस्टर काला चिठड़ी की शादी। शादी से पहले काला चिठड़ी के 5 शार्प शूटर्स दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किए गए। काला चिठड़ी के शार्प शूटर्स को स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। रोहतक में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में आदिल नाम के बदमाश को ले जा रही पुलिस पर हमला किया गया। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। यूपी एसटीएफ ने नकल कराने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को लखनऊ कैंट से पकड़ा है। कैरेबियन देश हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में फिर से दंगे भड़क गए। दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया। हैती में पीएम एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट राइटर्स के साथ बातचीत में फिलिप ने कहा, प्रधानमंत्री जहां है वहीं पर हैं। फिलिप ने कहा कि पीएम हैती के लोगों को अपना भाग्य तय करने दें। पीएम हेनरी 1 हफ्ते से केन्या में थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हैती को लेकर केन्या के राष्ट्रपति से बात की है। मल्टीनेशनल सुरक्षा मिशन को हैती भेजने पर चर्चा की गई है। चीन के जुफेंग माउंटेन पर भीषण हिमपात हुआ है। बर्फ की मोटी चादर से ढके पहाड़, कई रास्ते बंद हो गए हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भीषण बाढ़ से कोहराम। सुमात्रा द्वीप के बड़े हिस्से का सैलाब का कब्जा हो गया है। अमेरिका के पोर्टलैंड में बारिश के साथ आई भीषण बाढ़। सड़कों पर कई फीट तक भरा बाढ़ का पानी। ब्राजील के उत्तर पश्चिम इलाके में बाढ़ का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। दुबई समेत यूएई के कई शहरों में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। प्रशासन के लोगों को घर से बाहर आने के लिए मना किया गया। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। बुलंदशहर के 3 अलग अलग इलाकों में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जालंधर पुलिस ने ड्रग तस्करी गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत में मोबाइल की लत के चलते 20 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। जम्मू के अखनूर में मनावर तवी नदी पर नया पुल बनकर तैयार है। जल्द इसका उद्घाटन होगा। राम मंदिर निर्माण पर बैठक। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों पर जानकारी ली है। वाराणसी में एक कंपनी राम मंदिर पर स्पेशल हेलमेट लॉन्च किया है। कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। बनास काठा में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने का विरोध। अयोध्या में दर्दनाक हादसा हुआ। सरयू नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के बापटला में दर्दनाक हादसा हो गया। सीएम जगनमोहन रेड्डी की रैली में दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग खबरों की। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने सोनीपत से। सोनीपत में हुए मर्डर से जुड़ी खबर है ये। सोनीपत में शराब कारोबार की हत्या का नया वीडियो सामने आया है। ढाबे पर गोली मारकर ये हत्या की गई थी। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग हैती विद्रोह से जुड़ी हुई। कैरेबियन देश हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में फिर दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया। दंगाइयों में कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की खबरें। पूरा शहर धुआं, कई लोग घायल। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है गाजा से। गाजा की बैटलफील्ड से है ये तस्वीरें। गाजा में हमास स्नाइपर ने इजरायली सैनिक को मारी गोली। सुरंग में छिपे हमास लड़ाके ने इजरायली सैनिक को निशाना बनाया। स्नाइपर ने 500 मीटर से गोली मारकर इजरायली सैनिक को ढेर किया। हमास स्नाइपर के हमले का वीडियो सामने आया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग गाजा त्रासदी से जुड़ी हुई। युद्ध की वजह से गाजा में तबाह हुई सैकड़ों मस्जिदें। रमजान शुरू होने से पहले खुले
मैदान में नमाज अता कर रहे हैं लोग। फिलिस्तीन का दावा, गाजा युद्ध में करीब 1000 मस्जिदें हुई तबाह। गाजा में मलबे के ढेर के बीच नमाज अता करते दिखे सैकड़ों। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग। साइप्रस बंदरगाह पर गाजा के लिए राहत सामग्री पहुंचने वाला जहाज। साइप्रस बंदरगाह पर ठहरे जहाज पर 200 टन खाद्य सामग्री लदी। गाजा पोर्ट पर जाने का इंतजार कर रहा है राहत सामग्री वाला जहाज। और अगली वीडियो ब्रेकिंग जर्मनी से है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गाजा युद्ध का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल को वेपन सप्लाई रोकने की मांग की। और अगली वीडियो ब्रेकिंग तेल अवीव से है, जहां पर अमेरिकी दूतावास के बाहर एक बार फिर से प्रोटेस्ट हुआ है। गाजा के बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। तेल अवीव में बंधकों के रिश्तेदारों ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। और वहीं इजरायल के तेल अवीव से एक और बड़ी खबर है, जहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। नेतन्याहू सरकार को तुरंत हटाने की मांग को लेकर जमकर बवाल। इजरायल में बंधकों को छुड़ाने की मांग तेज हो गई है। उत्तरी इजरायल से खबर है। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक अटैक हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 52 रॉकेट्स को दागा। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स को मार गिराने का दावा किया है। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया से, जहां के सुमात्रा द्वीप पर भीषण आग से कोहराम मचा है। सुमात्रा द्वीप के बड़े हिस्से पर सैलाब का कब्जा हो गया है। भीषण बाढ़ से 27 लोगों की मौत हो गई। 46,000 लोगों के घर तबाह हो गए। और ये 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका के पोर्टलैंड में बारिश के साथ आई भीषण बाढ़। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। बाढ़ का पानी यहां नजर आ रहा है। ट्रैफिक पर बुरा असर। पोर्टलैंड में मकानों, दुकानों और संस्थानों तक जल भरा। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के जोफेंग माउंटेन पर भीषण हिमपात। बर्फ की मोटी चादर से ढके पहाड़, कई रास्ते ब्लॉक। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है भयानक बर्फबारी हुई है। और आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं, जो सड़क पर चीजें हैं, वो सब भी बर्फ से ढकी हुई हैं बुरी तरह से। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। किसानों ने जर्मनी पोलैंड बॉर्डर पर किया बड़ा प्रदर्शन। यूरोपीय संघ के ग्रीन डील और यूक्रेनी आयात के खिलाफ प्रदर्शन। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। यूक्रेन की बमबारी को रूसी डिफेंस सिस्टम ने रोका। कुपियांस्क, अवदीवका और डोनेस्क में आमने सामने की जंग। रूस का दावा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फिर हुआ फेल। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर स्ट्राइक ग्रुप की स्ट्राइक अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया।
16वीं वीडियो ब्रेकिंग यूक्रेन की सैन्य छावनी पर रूस की MLRS ब्रिगेड का हमला हुआ है। स्लावहोरेट के पास यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक गोलीबारी हुई। यूक्रेनी इन्फेंट्री पर बरसाए विध्वंसक रॉकेट, इसमें भारी नुकसान हुआ है। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट की रूसी ठिकाने पर स्ट्राइक। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमले से रूसी रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। किलर ड्रोन से 20 किलोमीटर दूर से रडार स्टेशन पर हमला किया। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग रूस की रॉकेट फोर्स ने ग्रैड से बैक टू बैक रॉकेट दागे हैं। ग्रैड सिस्टम की बारूदी बौछार ने यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को धुआं कर दिया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ग्रैड अटैक का विध्वंसक वीडियो जारी किया। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूसी फोर्स की भीषण स्ट्राइक हुई है। वुल्हिदार में यूक्रेन की सैन्य छावनी पर 500 बम दागे गए और इसमें भारी तबाही। और अब आप देखिए 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। अवदिव्का में रूस के सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला हुआ। यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने MLRS से बारूदी बौछार की।